नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शहाबुद्दीन याकूब। इस वक्त मैं दिल्ली के जाफराबाद में हूं और इस वक्त मेरे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर फ़हीम बेग साहब। डॉक्टर फ़हीम बेग साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो कई मैदान में सरगर्म अमल हैं और ख़ास तौर से सीलमपुर का और जाफराबाद का जो ये इलाका है, इस इलाके में जो भी परेशानियाँ हैं जिससे आवाम हर दिन जिसका सामना करती है, उससे लोगों को बाहर निकालने और तरक्की की राह पर उनको गामज़न करने के लिए जो कुछ भी कोशिशें इनसे मुमकिन है, ये उसमें मसरूफ़ अमल हैं। तो आइए सबसे पहले अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर फ़हीम बेग साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो पूरा इलाका है जाफराबाद और सीलमपुर, ये माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैकवर्ड समझा जाता है। इसकी क्या वजह है? 21 साल का वही ज़माना मुस्लिम एमएलए का इस इलाके में होना और उसके बाद फिर यहाँ की तरक्की का वो ग्राफ नहीं आना जो आना चाहिए था, जितनी तरक्की दिल्ली के और हिस्सों ने की। इसमें जो सबसे पहला जो मैंने महसूस किया, एक कमी और एक लोगों की लापरवाही। लोगों ने अपने कारोबार की तरफ कोशिश तो की कि कारोबार को आगे बढ़ाएं, मगर उस सिमत में नहीं बढ़ा पाए जिसमें उनको बढ़ाना चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्ट बनाया, मगर वो किस तरह से बेचना है, कहाँ बेचना है, ये हमारे लोगों को मालूम नहीं। हमारे लोगों के कारोबार तो थोड़े से डेवलप हुए, मगर उस पैमाने पे नहीं हुए। तो इसमें क्या होता है कि जब दो चीज़ें चलती हैं किसी भी तरह की, तो एक आम लोग अपनी मेहनत करते हैं और दूसरा हिस्सा होता है सरकार का या नुमाइंदों का। तो उस हिस्से में कहीं ना कहीं सरकार ने हमारा वो साथ नहीं दिया जो उसको देना चाहिए। आप इस इलाके को देखें, इस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी है और ये डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरे हिंदुस्तान में, क्या एशिया में नंबर 1 है। और वो किस वजह से नंबर 1 है वो आपको बताता हूँ। जोग्राफिकल ये बहुत छोटा है, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ पर 5 लोगों को रहना चाहिए जिस बड़े दायरे में, वहाँ 25 लोग ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको जो सेंसस हुआ अभी 2011 का, उसमें इस डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बताया गया कि इतनी ज़्यादा आबादी, पॉपुलेशन, छोटे से दायरे में रहना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये भी एक वजह है कि लोगों की तादाद ज़्यादा है और लोग यूपी से ये सटा हुआ इलाका है, तो ज़्यादातर लोग पलायन करके माइग्रेट होकर इस इलाके में आते हैं रोज़गार की तलाश में और रोज़गार में लग जाते हैं। मगर वो जो कोऑर्डिनेशन है लोगों का, सरकार का, नुमाइंदों का, पॉलिटिकल जो भी एस्पिरेशंस हैं, वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। इसी से लगा हुआ इलाका है ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट है ये ईस्ट दिल्ली। वहाँ पर आप देखेंगे तरक्की की बयार आई, जैसे बारिश हो गई हो, फ्लाईओवर्स आ गए हैं, अंडरपास आ गए हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसेज हैं और हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी हैं, कॉलेजेस हैं, और बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक साउथ दिल्ली में देखी जाती थी, तो ईस्ट दिल्ली में वो आ गई। बल्कि आप जाएंगे तो बिजनेस एनक्लेव बन गया है पूरा प्रीत विहार और उसके सराउंडिंग आप देखेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आप ईस्ट दिल्ली में हैं, आपको लगेगा हम साउथ दिल्ली में हैं। तो क्या ऐसी वजह है कि वहाँ तरक्की हुई और यहाँ क्यों नहीं हुई? तो जब हमने ये महसूस किया तो हमने देखा कि दोनों तरफ से कमी है। सरकार की भी कमी, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे रही है, हमें कहीं किसी खाने में नहीं रख रही है। नुमाइंदे जो हमने चुन के भेजे हैं वो भी हमने गूंगे और बहरे भेज दिए, वो जाके सिर्फ कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं और वहाँ पे जो हलवा मलाई है वो खा रहे हैं। लोगों की जो परेशानियां हैं उससे वो रूबरू सरकार को नहीं करा पा रहे हैं, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, तो जिसकी वजह से हम जहाँ थे वहाँ हैं। अब आइए लोगों की बात, मुझ जैसे, आप जैसे लोग या इस इलाके में सो कॉल्ड जो समाजी तंजीमें चला रहे हैं। मैंने एक मवाजना किया यहाँ का और वहाँ का, वो मैंने आपको बताया। एक ऑब्जर्वेशन भी की मैंने कि कितनी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें जो मुस्लिम मसाइल को लेकर या मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर आगे काम कर रही हैं। तो जनाबे वाला, मैंने इसी इलाके की बात करूँ या ज़िले की बात करूँ तो 1500 से 2000 यानी 1500 से 2000 तंजीमें ऐसी हैं जो मजहबी, समाजी, सियासी और जो भी अलग अलग टैगलाइंस होती हैं उससे वो काम कर रही हैं। मगर अफसोस का मकाम यह है कि हम अपने उस मकसद को हासिल नहीं कर पा रहे। 90 कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें से एक ये भी था। मैं समझता हूँ कि 4-5 साल का अरसा तो हो ही चुका, इसमें फ़ंड ज़रूर आए होंगे, तो क्या ये फ़ंड इस्तेमाल नहीं हुए या आपको इल्म नहीं हुआ, क्या हुआ? देखिए, ये एक प्रोसेस है पूरा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 2005 में ये मिनिस्ट्री बनी, उसके बाद पैसा आया और बाज़ाब्ता सैंक्शन हुआ और डिस्ट्रिक्ट में आ गया।
2011 से आप समझ लीजिए ये शुरुआत हो गई जी कानून बनते बनते पॉलिसीज बनते 2011 आ गया, 11 में पैसा सैंक्शन हुआ और 23 करोड़ सालाना का बजट बना के भेज दिया कि भाई ये पैसा आप यहाँ रह रहे लोग, जैसा कि आपने बताया माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है और कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ के लोगों की तालीमी एतबार से इनको ऊपर उठाइए, कारोबारिक के एतबार से ऊपर उठाइए, समाजी एतबार से ऊपर उठाइए और इनकी हाइजीनिक कंडीशन यानी जिस बदहाली से और बुरे हालात से लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गंदगी में, उसको ऊपर उठाइए। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा कि इनके जो बोजीदा मकान है जो टूट फूट हो गए, पैसा नहीं है इन लोगों के पास कि वो अपने पुराने मकानों को रिपेयर कर पाए, तो कहीं उसमें ये भी कहा गया कि ऐसे भी उनकी मदद की जाए कि वो अपने मकान की रिपेयरिंग करा लें। और जो लोग रोजगार में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे, उनको फाइनेंशियल एड भी मिलनी चाहिए। मगर अफसोस का मकाम यह है कि अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि ये 23 करोड़ हर साल आता रहा और वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं या जो अवामी तंजीमें हैं इनको खबर तक नहीं हुई। देखिए खबर तो हुई, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार जो काम करती है कहीं ना कहीं उसका जिक्र तो हो जाता है, मगर लोगों में वो एक जिद नहीं है जी, एक सोच नहीं है कि भाई ये ऐसा आ रहा है तो क्यों नहीं। क्योंकि देखिए तमाम जो मिनिस्ट्रियाँ हैं उनका फंड है, हर ज़िले में होता है, उसके बावजूद ये स्पेशल हमारे को फंड मिला हुआ है जी। अगर ये पैसा तरीके से और सही जगह पे लग जाता तो आज यहाँ के हालत बहुत अच्छे होते जी। तो लोगों में फिक्र नहीं है हमारे लोगों में। तो ये जैसे जो पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए कि 23 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। अगर 23 करोड़ इस इलाके पर अगर हर साल खर्च होता तो मैं समझता हूँ कि ये इलाके की सूरत हाल बदल चुकी होती। तो क्या इस पे किसी ने भी कोशिश नहीं की, जैसे आप जिन चीज़ों को लेकर आप परस्यू कर रहे थे हुकूमत के साथ, आपने ख़त किताबत भी की, क्या उसमें ये भी चीज़ें शामिल थी जिस पे आपने तकाजा किए पैसे क्यों नहीं खर्च हो रहे? बिल्कुल, यही तो लड़ाई थी, मुद्दा यही था। प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने के मनमोहन सिंह से मैंने उनको 150 चिट्ठियाँ लिखी कि जनाबे वाला आपके 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री के एक भी कार्यक्रम यहाँ नहीं चल रहा है। उसके बाद आपका जो MSDP मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करके है, ये प्रोग्राम्स करके है, जिसमें ये मद में पैसा आया वो हमारे यहाँ खर्च नहीं किया जा रहा और मद भी सारे मैंने आपको गिनवाए, तो क्यों नहीं हो रहा ऐसा? तो जब कोई जवाब नहीं आया तब जाके मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने जब वो स्पीच दे रहे थे, एक नया एक अलग से योजना आ रही थी कि मुसलमानों की तरक्की के लिए हम ये करेंगे, तो मैंने उनसे कहा जनाब आप अगली योजना का ऐलान ना करें, जो पिछली आपकी है वो हम तक पहुंचाइए। आपके ख़जाने से पैसा तो गया मगर हम तक नहीं पहुंचा, हम पे खर्च नहीं हुआ। तो वो लड़ाई मुसलसल चल रही है और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा प्रशासन में थोड़ी सी बात हमारी सुनने जाने लगी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी प्रशासन ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, कि भाई इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसमें से 3 वर्कशॉप हम अटेंड कर चुके हैं। जब पैसा सैंक्शन होकर आ चुका है तो जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको आखिर आपकी निगाह में या आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, ऐसी क्या वजूहात उनके सामने आ जाती हैं जिससे वो मजबूर हो जाते हैं और ख़र्च नहीं कर पाते? सबसे पहले तो देखिए अंदरूनी एक होता है ना विल पावर या विलिंगनेस, वो उनमें कमी है। वो क्यों हमारा बदलाव करने लगे? जब हम ही अपना बदलाव करना नहीं चाहते तो वो क्यों करने लगे? यानी वो देखते हैं कि कम्युनिटी खुद सोई हुई है, कोई जाता नहीं, सवाल करता नहीं, वो कहते छोड़ो यार हमें और बहुत सारे काम है जी। आप DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखें अगर हमारे यहाँ, तो उसको और बहुत सारे काम है, उसको लगता है कहाँ मैं अपना दिमाग खपाऊंगा जब वही लोग जिनके लिए सब कुछ आया वही जागने वाले नहीं है, और मैं क्यों परेशान? नहीं, लेकिन हम लोग तो रात में जागते हैं, रातों में जाग के जलसे जुलूस करते हैं, रात में मस्जिदों में नातें पढ़ते हैं। मतलब हमारे पास तो एक आवाज़ पे क्या बोलते हैं सैकड़ों लोग एक ईदगाह में या एक जगह जमा हो जाते हैं। तो एक तरह से तो देखने में लगता है कि ये लोग बहुत सिंसियर लोग हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम एक ये देख रहे हैं कि जहाँ आपकी तरक्की से सीधी जो चीज़ वाबस्ता है, जहाँ आपको पैसा दिया जा रहा है, जहाँ आपके लिए फ़ंड आया है, उसमें कोई भी जाना नहीं चाहता। तो ये तजाद क्यों ऐसा है? इसमें हमारे सियासी रहनुमा जी और मजहबी रहनुमा ये जिम्मेदार नहीं। जो मजहबी रहनुमा आपको एक कॉल देकर हज़ारों की तादाद में एक जगह जमा कर देते हैं, रात में जब दुनिया सो रही होती है तो आप जाग रहे होते हैं। जिनको इतनी फ़िक्र है उनको अपनी ये दुनिया बनाने, दुनिया संवारने की फ़िक्र क्यों नहीं है? जबकि हुकूमत आपको पैसा दे रही है, सिर्फ आपको एक्टिव होना है, आपको बस उन दरवाज़ों पे जाके दस्तक देनी है। मैंने कहा ना, इसमें ज़िम्मेदार वो सियासी और मजहबी रहनुमा है जी, वो ज़ातियात से लबरेज हैं जी। नेताओं ने हमारा इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत हासिल, सत्ता हासिल करने के लिए। और देखिए मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सच है।
नाम मैं नहीं लूँगा कौन लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं वो मजहबी रहनुमा भी अपने ही दायरे को बड़ा करना चाहते हैं। वो लोगों की भलाई, लोगों की ज़िंदगी को बदलना, लोगों की सोच को बदलने पर काम नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी उस मजलिस को बड़ा करने का सबसे बड़ा उनका फोकस है, काम है। क्यों? क्योंकि उससे फिर उनकी जो आमदनी होती है वो, मैं कहना आपको भी मालूम है खूबी, क्योंकि उसकी आड़ में जो काम होता है, वो पर्चियाँ जो कटती हैं, वो सिलसिले जो कटते हैं और जो पूरा मामला होता है, तो ये ज़ातियत का मामला है, वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और अगर कोई उठना चाहता है तो उसको मजहब की दुहाई देकर उसे छोड़ देवे, जबकि दीन और दुनिया दोनों को दुरुस्त रखना ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। और जैसा कि आपने कहा, ये सच है कि पूरी रात जो है गुजर जाती है और फिर फजर की नमाज भी नहीं मिल पाती है। ये भी एक सच है कि वो रात कहाँ गुजारी और जिस फ़र्ज़ के लिए हमें यहाँ भेजा गया है या जहाँ हम फ़र्ज़ हैं वो हमसे कहीं छूट जाता है। तो उसमें ये जो रहनुमा है हमारे, इनकी कोताही है, ये अभी सोच नहीं पा रहे हैं। इनके दरवाजे दिमाग के जो हैं अभी उसी तरफ खुल रहे हैं जहाँ इनको ज़ातियत नज़र आ रही है। कौम के बड़े फ़ायदे के लिए ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और ना सोच पा रहे हैं। और जिसकी वजह से जो हम सरकारों को कोस रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कोस रहे हैं या जिनको कोस रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम भी हैं। हमने कितना अपना कंट्रीब्यूट किया। पिछले दिनों मैंने आपका एक इश्तिहार देखा जिसमें आप कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप या प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें कितने लोग आए उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, उस ट्रेनिंग कोर्स को, और उसमें किस किस तरह के लोग आए? ये कोर्स खास तौर से उन लोगों के लिए था जिनके पास हुनर नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार। 18 से 35 साल के ये एज ग्रुप है। तो जब हमने ये किया तो मुझे जब शुरुआत मैंने की कि मुझे लगा कि यार हमारे यहाँ कहाँ लेडीज़ वगैरह इसमें आएंगे, क्योंकि दोनों के लिए था, लेडीज़ जेंट्स के लिए। मुझे लगा कि हमारे लड़के ज़्यादा आएंगे और लेडीज़ कम आएंगे। मगर जब मैंने ये कोर्स, जब हमारा शुरुआत हो गई, जब एडमिशन्स आने लगे, बड़ा अफसोस हुआ मुझे और सरप्राइज़ हुआ मैं। 70% इसमें लेडीज़ आई, 30% इसमें जेंट्स आए। और जनाबे वाला उनकी माली हालत उन लेडीज़ की, अगर आप उनसे मिलेंगे आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में अभी भी ऐसे लोग हैं। आप कलकत्ता, वेस्ट बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, तो आपको लगता है कि गुर्बत है। मगर दिल्ली में, राजधानी में, जहाँ से 1200 रुपये पे पूरे महीना लोग काम कर रहे हैं, वो लेडीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और सुबह से शाम तक उनको रगड़ा जाता है, दुनिया भर के उनको काम दिए जाते हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में। तो वहाँ उन लोगों को 1200 रुपये में उनको नौकरी कराया जा रहा है और वो पूरी अपने फैमिली को 1200-1500 रुपये में चलाने पे मजबूर है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ये ख़वातीन आपके पास आई सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग के लिए, वो 1200 और 1100 और 1600 रुपये पूरे महीने में मतलब काम करके कमा पाती हैं, जिससे घर चला पाती हैं? जी। तो अक्सर हमने देखा होगा कि हम बड़ा वो करते हैं कि दिल्ली में कहाँ हमें गुर्बत है, हम अपनी ज़कात कहाँ दें। तो वो हार कर वो मदारिस को ज़कात का हम मुस्तहक समझते हैं कि चलो भाई मदारिस में हम ये ज़कात दे दें, ज़कात का तोहफ़ा उनको तोहफ़ा दे दिया जाए। ज़कात के तो मुस्तहक नहीं है, लेकिन तोहफ़ा के हकदार। अच्छा, तो मैंने देखा ज़कात तो लोगों पर बनती है भाई, मगर समाज की मीडिया, समाज का एक डर, लोगों को खौफ होता है कि भाई अगर मैं ज़कात दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इस डर से वो बेचारे ज़कात नहीं ले पाते हैं। और हम जैसे लोग जो ज़कात देना चाहते हैं उनको सही टारगेट नहीं मिल पाता, बल्कि हमें पता भी नहीं कि हम जिस इलाके में हम रहते हैं, जो हमारे पड़ोस में जो लोग आबाद हैं, उनके घर की ये हालत है और वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। हमने ज़कात को इस तरह से पेश किया कि जैसे हर आदमी लेना ना चाहे, इसलिए कि जो लेने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि ज़कात के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट बदले, वो ये इसे लेने वाली चीज़ समझे। ज़कात को हम लोगों ने इतना गिरा हुआ बना दिया है। अब ये कौन लोग हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि यानी जिसने ज़कात दी वो बहुत बेचारा गरीब, कुचला, दबा हुआ है, बिल्कुल हकीर और फ़कीर है। तो इस वजह से वो लोग ज़कात नहीं ले पाते कि अगर ज़कात मैंने ले ली तो मुझे समाज में सबसे गिरा हुआ समझा जाएगा और मुझ पर इल्ज़ाम तराशी होगी। तो उस डर से वो ज़कात मांगने से गुरेज करते हैं और हमारी जो ज़कात है वो सही मद में नहीं जा पाती। और जनाबे वाला ऐसी ऐसी लेडीज़ मैंने देखी जिसके शौहर ने छोड़ दिया, जिसका शौहर पिछले 5 साल से पलंग पे पड़ा हुआ है, किसी के शौहर ने दूसरी शादी कर ली, किसी के शौहर ने जो है वो अपनी बीवी को मार पीट कर दुनिया भर के मसाइल से उसको बेचारी को 2-4 किया। कोई इतना गरीब है कि आदमी भी कमा रहा है, औरत भी कमा रही है, घर का खर्च नहीं चल पा रहा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई तो मुझे बड़ा
बड़ा शौक लगा कि दिल्ली में और हमारे एरिया में इस तरह के परिवार भी हैं जिनकी हम सुध नहीं ले पा रहे हैं, और समाज की वो बड़े ठेकेदार सरमाएदार जो ज़कात, जिनकी एक एक साल की ज़कात 1-1 करोड़ रुपए होती है, तो मुझे लगता है वो मदरसे चला के खुश हो रहे हैं कि चलो मैंने मदरसे में पैसे दे दिया। लेकिन मैं ये जब ये बात आप कह रहे हैं तो मेरे जहन में ये बात आ रही है कि जब हम मजहबी तंजीमों की बात करते हैं या दीनी तंजीमों की बात करते हैं तो इनके बारे में हमारे जहन में क्यों ये तस्वुर आता है कि सिर्फ मदरसे चला सकते हैं? क्या उनका असल काम ये नहीं है कि जब वो समाज से ज़कात ले रहे हैं तो जो समाज का सबसे बदहाल तबका, ख़ासतौर से ख़वातीन का ये जो तबका है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम इन तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते, या हम क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि हमारे इलाके में इस तरह के ख़वातीन भी होंगी? हम एक ऐसा दरवाज़ा क्यों उनके लिए नहीं खोल पाते? क्या इसलिए कि हम अपनी ज़ाती कुछ प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं ज़कात के नाम पे, मदरसों के नाम पर और दीन के नाम पर? क्या इस्लाम एक प्रोडक्ट है जिसको बेचा जा रहा है? कुछ लोग तो हैं जो मदरसों को, इस्लामिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको उन्होंने इंडस्ट्री की शक्ल दे दी है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री आजकल ये कहलाने जाने लगी है। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक मदरसा खोल लेते हैं, एक इंस्टीट्यूशन खोल लेते हैं, और जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, खसारा कहीं भी नहीं। जी। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है, मगर सब लोग ऐसे नहीं, ये मैं ज़रूर उसकी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर सभी लोग ऐसे होते तो फिर आज हम इस हालत में नहीं होते। तो उनको, जो दूसरे लोग हैं जो सही काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस्लाम में बैतुल माल का बहुत अच्छा जिक्र है कुरान के ज़रिए से, हवाले से भी, तो उसका एक क़याम होना चाहिए और लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो ज़कात के लिए जो मुस्तहिक़ है वो आए और सामने से ज़कात मांगे। ज़कात को जो इतना गिरा हुआ और इतना निचले दर्जे का बना दिया है कि भाई जो ज़कात देगा वो बहुत फ़कीर हकीर है, बिल्कुल समाज का वो तबका है जो बिल्कुल नालियों में और गंदगी में रहता है, मतलब जो इज़्ज़त के लायक नहीं है। ज़कात अगर ले लिया या मांग तो लिया सब सारी तमाम इज़्ज़त ख़त्म हो गई, ये तो बिल्कुल गिरा हुआ समाज के में रहने के जी। तो ये एक सोच ख़त्म करनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत आप और मुझे करनी है, और ख़ास तौर से उन मजहबी रहनुमाओं कि वो ज़कात को वो इस तरीके से ना लें, ना उसको बताएं कि ज़कात लेने से आपकी इज़्ज़त नहीं घटेगी, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो चलिए इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर फ़हीम बेग साहब। फ़हीम भाई, कई बातें आपने की कि सुन के दिल भर आया, इसलिए कि अगर सीने में इंसान का दिल है, जब आप सोचते हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनका कोई सहारा नहीं है, जिसको शौहर ने छोड़ रखा है, जो पूरे दिन मेहनत करती हैं, दर दर की ठोकरें खाती हैं, तो 1600 और 1100 रुपये इस दिल्ली जैसे शहर में कमा पाती हैं, जिससे अपना और अपने बच्चों का, अपने घर का मतलब ख्याल रख पाती हैं। मतलब ये एक बहुत अजीब सूरत हाल को पेश कर रहा है। मतलब ये कौम आज कहाँ खड़ी है और इसके जो ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, किनको आप ज़िम्मेदार मानते हैं अगर इनकी ये जो समाज की बदहाली हो रही है? क्या मतलब हमारे समाज में कोई ज़िम्मेदार तबका भी है जो इनका ख्याल रखेगा, या उसको ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी उस पर है? देखिए, अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा फरमान है कि आप किसी को अगर कुछ नहीं दे सकते तो एक मुस्कुराहट दे दीजिए। तो उस अमल को हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, हमने देना छोड़ दिया है, हम लेने में ज़्यादा यकीन रखने लगे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम चीज़ों को हमने पसे पुष्ट डाल दिया है जिस वजह से हमारा क़याम हुआ और इंसानियत को इस्लाम जैसी एक खूबसूरत एक रास्ता मिला कि आप इस पर चलें और अपने लोगों की ज़िंदगी को आप बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। वो कहीं ना कहीं मकसद हमसे छूट गया, ज़ातियात हम पर हावी हो गई है। नहीं, या तो हमें अपने मकासद पता नहीं है कि हमें क्या करना है, जैसे हमें ख़बर ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए। जैसे मैं ये देखता हूँ कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, 10 साल 20 साल पुराना कोई एक हादसा जिसमें मतलब 100 लोगों की जानें गई होंगी, उसका फ़ैसला आता है तो हम उस पर आंसू बहा रहे होते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, ये हमारे साथ ज़्यादती हुई, फ़लाँ जगह फ़साद हो गया, उसमें इतने मुसलमान मारे गए। इस पर तो हम आंसू बहाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में इतने लोग जो ज़िंदगी को एक अजाब की तरह जी रहे हैं, उनकी तरफ पलट के भी नहीं देखते, उनके गम में कभी हम शरीक होना नहीं चाहते, उनकी तकलीफ़ हमें तकलीफ़ में नहीं डालती। तो ये मतलब ये एक दोहरापन है। ख़बर और फ़िक्र, ये दो चीज़ें हैं जो हम उससे महरूम हैं। एक तो हमें ख़बर नहीं है कि भाई कौन कहाँ क्या कर रहा है, और एक हम फ़िक्र भी नहीं करते।
कभी अपने पड़ोस में देखें या जो हालात जिस घर के हैं उसके हम, और दूसरी चीज़ों में हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, और एक आसान रास्ता हम ढूंढते हैं मदारिस। जी। मतलब सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ज़कात देनी है। मैं अगर इस इलाके के हवाले से बता रहा हूँ, दिल्ली के और अतराफ़ में क्या होता है मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, मगर मैं यहाँ का देखता हूँ कि सबसे आसान तरीका है अपनी ज़कात का कि हमने मदारिस के हवाले कर दी, उन्हीं की खैर खबर ले ली। मगर उसमें भी हमारे साथ एक हमारा बड़ा गड़बड़ा मामला है। हम ज़कात दे देते हैं, इमदाद कर देते हैं मदरसे की, मगर कभी जाके झांकते नहीं हैं कि उस मदरसे के बच्चे तालीम कितनी ले रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। ये वहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो समाज में कहाँ फिट होंगे, क्या करेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। ये आपको जैसे मैंने कहा, मैं सबके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर जो लोग इसको इंडस्ट्री बनाए बैठे हैं, मदरसे की हालत बदली हो ना बदली हो इस ज़कात से, इमदाद से, मगर मदरसे के जो मुतवल्ली हैं, जो उसके चलाने वाले हैं, माशाल्लाह वो आगे बढ़ गए हैं। वो मदरसे का बच्चा बेचारा कल भी वैसा था, आज भी वैसा, शायद कल भी वैसा रहेगा। किस हालात से वो गुजर रहा है वो हमारे अंदर फुर्सत नहीं है। कम से कम उसी को जाके हम देख लें कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ वो सही मद में जा रहा है या नहीं जा रहा। एक ये सबसे बड़ी कमी है, दिया पैसा भूल गए। एक ये, दूसरा जैसा कि आपने कहा कि जो आस पड़ोस के मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं, जहाँ इस तरह की फैमिलीज़ रहती है जो इस हालात से गुजर रही हैं, इसकी भी फिक्र नहीं है। और जिस वजह से वो गरीब वही गरीब रहा, वो अपनी रुदात किसी को सुनाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि उसे डर है, जैसा मैंने कहा, अगर रुदात सुना देगा तो उसको फिर समाज बड़े ही निचले तबके पर देखेगा कि ये तो बहुत बेइज्जत इसकी हो गई है और ये बड़ा निचले गिरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वैक्यूम है। हमारे जो ठीक ठाक लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी सही कमा रहे हैं, बाहैसियत लोग हैं, साहिब निसाब लोग हैं, और उन लोगों के बीच में जो बेचारे इस अहल नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें, तो ये वैक्यूम है। इसके लिए आप हमें मजहबी रहनुमाओं को, मसाजिद के इमामों को भी आगे आना होगा कि वो लोगों को जगाएं कि भैया आप जो अपनी ज़कात देते हो पहले देखो मुस्तहिक आपके पड़ोस में कौन है, आपके रिश्तेदार हैं। बल्कि लोग रिश्तेदारों को ज़कात देने से कतराते हैं, रिश्तेदार आपस में ज़कात लेने से कतराते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि टैगलाइन लग जाएगी, तुम तो बड़े निचले गिरे हो। तो ये एक फ़लसफ़ा जो है इसको ख़त्म करना होगा, तभी इन जैसे लोग जो मैंने जिन बहनों का जिक्र किया वो ऊपर उठ के आएंगे, उनके बच्चे अच्छे होंगे और ये समाज बदलने की कगार पे आएगा। एक ज़िद हमें करनी पड़ेगी, ख़ास तौर से आज के इस मुसलमान को एक ज़िद करनी होगी कि मुझे अपने हालात बदलने हैं और अपने पड़ोसी के हालात बदलने हैं। आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो मिशनरी करके बन के काम कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा फोकस तालीम और सेहत पे है। वो दो बड़े उन्होंने डिपार्टमेंट ले रखे हैं, सबसे ज़्यादा तालीम, सबसे ज़्यादा सेहत, उसी पे काम कर रहे हैं और देखिए कितने कामयाब हैं। हमसे कम तादाद में है वो मुल्क में और हमसे ज़्यादा उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बल्कि हम तरसते हैं उनके स्कूलों में दाखिला लेने के लिए। 2-2 लाख रुपए तक हम देते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए देना चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में दाखिल हो जाए। तो ऐसी क्या वजह है? ज़राए उनके भी वही, ज़राए हमारी भी वही, तादाद उनकी कम, तादाद हमारी ज़्यादा, सरकार में नुमाइंदे उनके कम, हमारे ज़्यादा, और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके नुमाइंदे कम, हमारे ज़्यादा। अगर उसके तनासुब से देखें, मवाजना करें रेशो के हिसाब से, मैं क्रिश्चियंस और सिख्स की बात कर रहा हूँ। आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। पिछले साल स्कॉलरशिप आती है जो मुस्लिम बच्चे हैं, या सॉरी माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, सरदार, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख और ये जैन और पारसी वगैरह, इनके जितने ही बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो सरकार की एक स्कीम आई स्कॉलरशिप की कि 1ली से 12वीं तक जितने प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इनकी 1 साल की फीस हम वापसी करेंगे। जनाबे वाला, आपको सुनकर हैरत हो गई, एक आंकड़ा तो मेरे पास पूरा नहीं है मगर एक आपको बता रहा हूँ मैं। सपोज 100% अगर आप फॉर्म समझते हैं तो 80% फॉर्म जमा किए सरदारों ने और मुसलमानों ने सिर्फ 20%। 20 में से भी वो आधे अधूरे फॉर्म जमा किए, जिसकी वजह से उनको कुछ नहीं मिल पाया। करोड़ों रुपया, मैंने जो एक आइडिया लगाया, 11 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप दिल्ली के सरदारों को मिली। उनका स्पेशल एक उन्होंने सेल बना दिया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आपने नाम सुना होगा। उसके मुकाबिल हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड ही कहेंगे आप, जैसे वो वहाँ आया ऐसे हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड है, क्योंकि वो मसाजिद का इसका सबका देखता है। तो उनके एक स्पेशल सेल है जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं माइनॉरिटीज़ की, उस पर वो सेल काम करता है, हर महीने अपडेट करता है, जो फॉर्म आता है फॉर्म लेता है, और जो उनके स्कूल चल रहे हैं सरदारों के, उन स्कूलों में जाके वो फॉर्म दिए जाते हैं, प्रिंसिपल को भरिए और हमें वापसी दीजिए। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है सारे फॉर्म भर के उस ऑफिसर को देता है, फिर वो ऑफिसर जाके जमा कराती है और फिर वो सैंक्शन कराती है पैसा।
हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड, मैंने कहा कि उसका छोटा सा मुकाबला हमारा वक्फ बोर्ड का, हमारे यहाँ ऐसा कोई सेल ही नहीं है जो इस तरह की जानकारी हमें दे। आप जैसा मुझे जैसा टूटा फूटा कोई आदमी कहीं जाके जानकारी इकट्ठी कर लाता है, मगर निज़ाम नहीं है। अब मैं नाम लूँगा हूँ बड़े बड़े रहनुमाओं के, जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद और ये और वो, इन सब का भी कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि ऐसे ऐसे फॉर्म जमा करके इन लोगों की आगे रहनुमाई की जाए, क्योंकि हम तो वैसे ही बड़े बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, आलसी हैं। और कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जो रोज़गार से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि उसको रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना है। क्या ये एक सबसे बड़ी वजह नहीं है हमारे पिछड़पन की कि हुकूमत जहाँ भी हमें मौका देती है कि आप आए, हमने आपके लिए स्कीम बना दी, पॉलिसी बना दी, ये डेमोक्रेटिक एक सेटअप है, जो कोशिश करेगा जो वही कामयाब होगा। उसमें उस सतह पे हमारे यहाँ कोई मुनज़्ज़म तौर पे कोशिश नहीं हो रही है और उस काम को कोई उठाना नहीं चाहता, इसलिए कि उसमें दौड़ धूप है, उसमें मेहनत है, उसमें लोगों के घर घर जाना है, मेहनत हम नहीं करना चाहते। सच है यही सबसे बड़ा सच, क्योंकि हम सब कुछ चाहते हैं आसानी से मिल जाए जी। और हकीकत में इस मुल्क का बहुत अच्छा खूबसूरती यह है कि यहाँ सबको आज़ादी है, अपना अपना जो हक़ है वो आप लीजिए, मगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग हैं चंद जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं जो नहीं चाहते कि हम जैसे लोग आगे बढ़ें, तो ऐसे में तो अपने घरों से हमें निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, दरवाजे खटखटाने होंगे, अपने जूते घिसने होंगे, तब जाके कामयाबी मिलेगी। और वही कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। और जैसा मैंने कहा कि उन हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं या हमारे जो वक्फ बोर्ड हैं, उर्दू एकेडमी है, NCPL है, ये सब हैं, कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है जी। एक कोई ऐसा हमारा एजेंसी नहीं है जो एक क्लब करके सबको इकट्ठा करे और सबकी जिम्मेदारियां सेट हो, आप इस पे काम कीजिए, आप इस पे काम कीजिए, आप उस पे काम कीजिए। तो उससे क्या होना चाहिए था कि लोगों की ज़िंदगी बदलनी शुरू होती। इसी चीज़ की कमी है कि कोई एक ऐसी हमारे पास मुनज़्ज़म तंजीम नहीं है, मुनज़्ज़म सिस्टम नहीं है जिससे हम इस तरह की चीज़ों को हासिल करने में कासिर हैं। और मैं हमेशा अपने आप से इस बात को कहता हूँ कि लहरों से डरकर कश्ती कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। यहाँ जो कारोबार चल रहा है उसको नेशनल या इंटरनेशनल जगह बनाने के लिए किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? 80% यहाँ पर सिलाई का काम है, टेलरिंग का जी। यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स सबका बहुत अच्छा काम है जी, सिविल गारमेंट्स का। और यहाँ पर जो आप बड़े बड़े शोरूम आप दिल्ली में अगर नज़र डालते हो, बेदी टेलर और ये टेलर वो टेलर और दीवान साहब, उन सबका आपको जानकर हैरत होगी, सबका जो काम है वो यहाँ वाले लोग करते हैं। बताइए उसको क्या मिलता है, 1000 रुपये कोट के जी, या 900 रुपये कोट के, और वहाँ वही कोट 25,000 रुपये में बेचा जाता है जी। क्या ब्रांड, काम हमारा, हुनर हमारा, नाप हमारा आदमी लेके आ रहा है। यहाँ तक कि नेहरू तक, जवाहरलाल नेहरू ऐसे लोग हैं यहाँ जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के कपड़े सिए हैं। ऐसे लोग मिस्त्री हैं यहाँ पर जिन्होंने उनका वो जवाहर कट जो पहनते थे, वो ऐसे लोग हैं जो उन तक के कपड़े सी चुके हैं। इस इलाके में ऐसे हुनरमंद लोग हैं, ऐसे कारीगर हैं जिस खित्ते से वो आते हैं। उन्होंने क्या किया, पिछले साल चाइना बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड में था। चाइना का जो एक जैकेट आती है ख़ास तौर से, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो काफ़ी महंगी पड़ रही थी लोगों को। तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और जनाब अली उससे आधी कीमत में वो प्रोडक्ट दे दिया यहाँ, यानी चाइना को बीट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए कामयाबी थी, मगर अफसोस कि ना जानकारी, ना सिस्टम, ना प्रोसेस, ना एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो इस कामयाबी को पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आगे नहीं ला पाए। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग होते, थोड़े से सिस्टमाइज होते, बिजनेस माइंड के लोग होते या एजुकेटेड लोग होते और इस लाइन के लोग होते, तो अपनी इस कामयाबी को वो इंटरनेशनल लेवल पर बना सकते थे। जो लोग चाइना जाते हैं सामान लेने, वो जाफराबाद आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लक्ष्यूना है हमारे लोगों में कि हमें बेहतर तालीम, बेहतर माहौल नहीं मिला, मगर अल्लाह का बड़ा इनाम है कि उसने हुनर हमें दिया। उस हुनर के बल पर हिंदुस्तान का मुसलमान जहाँ जिंदा है और वही जाफराबाद का भी मुसलमान है। अगर ये हुनर भी नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि मामला खसारे में है। और अगर सरकार की और उन तंजीमों की जो बड़े बड़े हमारे जिनके हमने भी नाम लिए, अगर ये थोड़ा सा आगे कदम बढ़ा लें तो ऐसी इंडस्ट्री हम खड़ी कर देंगे। दिल्ली में, मुरादाबाद में आपको मालूम ही है, सहारनपुर, ये सब मुस्लिम हब है जहाँ से इतनी ज़्यादा प्रोडक्शंस निकलती हैं। मुरादाबाद में अगर आप देखें तो पीतल आपके जो नए MLA हैं हाजी इशराक साहब, इनसे कितनी उम्मीदें हैं और आपको क्या लग रहा है कि ये भी
पुरानी तारीख दोहराएंगे या कुछ नई तारीख लिखेंगे? खातिर ख्वाह उनका कोई रिज़ल्ट तो आया नहीं है। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये रही कि वो तालीमी जो खाना है उनका खाली है जी, तालीम के एतबार से वो नहीं है इस काबिल जी। मगर शायद विल पावर हो कि लोगों को वो जोड़कर और सरकार से अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ें। अवामी तौर पे कोई मीटिंग की, लोगों के साथ बैठे, नहीं। कुछ प्लानिंग की, नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि विल पावर क्या है और जज्बा उनके अंदर कैसा है? ये तो एक बात है कि उन्होंने किसी तरीके से जी। जो समाज के ठीक ठाक लोग हैं या जो थोड़े से मुतहर्रिक लोग हैं उनको जमा करके बात की हो, ऐसा नहीं हो पाया है और मुझे उम्मीद है शायद ऐसा हो भी ना। नहीं, तो इसके लिए आप लोग कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहते हैं जिससे उनके ज़रिए राब्ते में आप रहें, उन पे एक दबाव बनाएं, इसलिए कि देखिए मैं अब ये काम कर रहा हूँ, एक मेमोरेंडम तैयार कर रहा हूँ जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए भी जी। और हमारे एमएलए के लिए भी कि भाई मैंने उसमें 2 चीज़ें रखी हैं। जी, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। जी, मैं सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जी, मैं उसके साथ साथ उसका सुझाव भी दे रहा हूँ जी। कि अगर आप ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा। जी, तो देख रहे हैं कोशिश हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा एक ग्रुप की शक्ल में कि भाई ये चीज़ें हैं, क्योंकि उनको शायद नहीं मालूम, ना वो इस फील्ड के कभी थे, ना वो सियासी थे, ना समाजी थे, ना वो किसी भी तरीके से मतलब समाज से जुड़े हुए नहीं थे। वो एक कारोबारी थे, मैन्युफैक्चरर थे, बाय फ्लूक केजरीवाल की आंधी में वो आ गए जीत के, मगर अब आ गए हैं तो एमएलए हैं, काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है और हम जैसे लोग उनके आगे अपनी सुझाव रखते रहेंगे। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उन सुझावों को कितना आगे लेके चलते हैं और इस इलाके की किस तरह से वो तकदीर बदलते हैं। जी। तो बहरहाल फ़हीम भाई, आपने मुझे वक्त दिया और आपने इतनी शुक्रिया आपका, कीमती बातें आपने की और मैं समझता हूँ कि जिस नहज पे आप काम कर रहे हैं उसी पे अगर हर शख्स काम करने लगे तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर शिकायतों का दौर जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आपने हमसे बात की, इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, डॉक्टर फ़हीम बेग साहब की बातों से ही इनका तारुफ़ आप तक पहुँच गया होगा कि अपनी तमाम तर मसरूफ़ियत के बावजूद ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ़हीम साहब, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ज़्यादातर वक्त समाजी खिदमत में जाता है और ये उस तरह के समाजी खिदमत नहीं करते कि जहाँ इनका मोटिव ये हो कि चलो इसके ज़रिए से मैं कुछ पैसा ले आऊँ, बल्कि ये अपने घर को चलाने के लिए हलाल कमाई का सहारा लेते हैं और ये इनका अपना पेशा है। मैं समझता हूँ कि हम वो तमाम लोग जो सिर्फ बातें करते हैं, चाहे हम व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना के उसमें डिस्कशन करें और ये समझें कि हम समाज का बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे हम फेसबुक पे दिन रात बैठे रहें, चाहे हम ट्विटर का सहारा लेकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते रहें, लेकिन आप यकीन मानिए इससे किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। हो सकता है कि हमें पल भर के लिए एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैं बहुत काबिल आदमी हूँ, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े ख्यालात दे सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए तब्दीली उसको कहते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में दिखाई दे। हमारी कोशिश है अगर दूसरे शख्स की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है, कोई दूसरा शख्स माली तौर पर, तालीमी तौर पर, समाजी सतह पर अगर वो बेहतर होता है तो वो तब्दीली है और वो काम करने की चीज़ है जो फ़हीम साहब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद भी ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ करूँ, और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर हम और आप और सब मिल कर के अगर कोई काम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि इज्तिमाइयत जब तक नहीं होगी तब तक कोई बड़ा काम नहीं होगा। बहरहाल अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।